Hello everyone, welcome to our channel Ivy Legal. In our today's video, in continuation to Indian Evidence Act lecture series, we are going to discuss about section 112 of Indian Evidence Act. This section basically talks about birth during marriage is a conclusive proof of legitimacy. That means कि by merely listening from what this section says, it can be understood that if a child is born during marriage, during the period of marriage, during the specified period of marriage, then that would be the conclusive proof that the child is legitimate. So basically, in this section, we are going to understand in detail that in what all cases the child can be considered as a legitimate child and a father can be considered as a legitimate father of that child. So basically, when the question is about legitimacy of child, if the child is born during continuance of marriage, of a valid marriage between his mother and the man, or within 280 days after the dissolution of marriage and mother remaining unmarried, then it shall be considered as a conclusive proof of legitimacy of he being the father. तो दो कंडीशन है यहाँ पर. पहली कंडीशन है कि इफ द चाइल्ड इज बॉर्न ड्यूरिंग द कंटिन्यूएंस ऑफ वैलिड मैरिज. बात यहाँ पर की गई है वैलिड मैरिज की, मतलब कि मैरिज जो हुई है बिटवीन मदर एंड मैन वो वैलिड होना चाहिए. उस वैलिड मैरिज के कंटिन्यूएंस में अगर चाइल्ड का बच्चे का जन्म होता है, चाइल्ड का बर्थ हो रहा है, तो इन दैट केस इट विल बी कंसिडर्ड एज अ लेजिटिमेट चाइल्ड and the father will be considered as legitimate father for that child. And or if that is not fulfilled, then in that case, if the child is born within 280 days from dissolution, 280 days should be from the dissolution of marriage. जिस दिन मैरिज डिसॉल्व हो रही है उससे 280 डेज के अंदर अंदर, उस दिन के बाद से 280 डेज के अंदर अंदर अगर चाइल्ड का बर्थ होता है, देन ऑल्सो ही विल बी कंसिडर्ड एज अ लेजिटिमेट चाइल्ड. अब यहाँ पर एक एक्सेप्शन है. दिस इज द रूल विच इज प्रोवाइडेड अंडर दिस सेक्शन. बट एक्सेप्शन ये है कि if it is shown that the parties to the marriage had no access to each other at any time when he could have been begotten. So basically अगर एक पार्टी अगर हस्बैंड ये प्रूव कर देता है कि उसके पास किसी भी तरह का कोई फिजिकल एक्सेस नहीं था, ठीक है, टुवर्ड्स हिज वाइफ, अगर ये वो प्रूव कर देता है, तो उस केस में फिर वो उसकी लेजिटिमेसी की बात नहीं आएगी, क्योंकि उस केस में फिर अगर उसके पास एक्सेस ही नहीं है तो कंसेप्शन, चाइल्ड के कंसेप्शन का तो क्वेश्चन ही नहीं उठता है. तो दैट इज एन एक्सेप्शन कि इफ इट इज शोन दैट हस्बैंड हैड नो एक्सेस, नो फिजिकल एक्सेस टू ईच अदर, or husband, either you can say husband or you can say that there was no physical access between each other, then and that should be at the time when she could have been begotten. तो अगर उस समय begotten होने के टाइम पे उसके उन दोनों के बीच में कोई एक्सेस नहीं था फिजिकल, तो अगर आप ये प्रूव करा सकते हैं तो उसके बाद फिर चाइल्ड की लेजिटिमेसी क्वेश्चन हो सकती है, और लेजिटिमेट और चाइल्ड लेजिटिमेट नहीं इलेजिटिमेट प्रूव कर सकते हो बाय यूजिंग दिस एक्सेप्शन. अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट नोटवर्दी पॉइंट्स हैं जो इस सेक्शन को पढ़ते समय हमको ध्यान रखना है. तो फर्स्ट पॉइंट इज कि दिस सेक्शन रेफर्स टू द पॉइंट ऑफ टाइम ऑफ बर्थ एट द बर्थ ऑफ द चाइल्ड एज डिसाइडिंग फैक्टर एंड नॉट द टाइम ऑफ कंसेप्शन ऑफ चाइल्ड. तो जो अभी हमने दो कंडीशंस पढ़ी थी कि या तो 280 डेज फ्रॉम डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज में चाइल्ड का बर्थ हो जाए तो वो लेजिटिमेट होगा, या ड्यूरिंग कंटिन्यूएंस ऑफ वैलिड मैरिज उसका बर्थ हो जाए तो वो लेजिटिमेट होगा. अब वो जो बर्थ जो है चाइल्ड का, उसकी जो डेट है वो कंसीडर की जाएगी एज अ डिसाइडिंग फैक्टर एंड नॉट द कंसेप्शन ऑफ चाइल्ड. ठीक है. अब कंसेप्शन ऑफ चाइल्ड कहां देखा जाता है कि किस दिन कंसेप्शन हुआ चाइल्ड का, वो देखा जाता है उस केसेस में जहां पर हमको ये चेक करना हो कि क्या उस समय हस्बैंड के पास फिजिकल एक्सेस था मदर का. अगर वो नहीं था तो फिर उस केस में वो चाइल्ड की लेजिटिमेसी क्वेश्चन हो जाती है और वो चाइल्ड लेजिटिमेट नहीं होगा क्योंकि वो एक्सेस ही नहीं था. तो उस केस में कंसेप्शन ऑफ चाइल्ड देखा जाएगा. सो द टाइम ऑफ कंसेप्शन ऑफ चाइल्ड इज कंसिडर्ड ओनली टू सी वेदर द हस्बैंड हैड नो एक्सेस टू मदर, and only in that case the conception of child, the date for conception of child is important. In all the rest of the cases the date of birth is the deciding factor. उस डेट से फिर, क्योंकि वो डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज वाला जो कंसेप्ट है, जो पॉइंट था आपने पढ़ा था कि फ्रॉम 280 डेज फ्रॉम डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज अगर बच्चा जन्म लेता है तो वो लेजिटिमेट होगा. तो वो डेट कहां से कैलकुलेट, वो डेट ऑफ बर्थ कैलकुलेट होगी, नॉट द डेट ऑफ कंसेप्शन ऑफ चाइल्ड. इसलिए ये पॉइंट पढ़ना पड़ रहा है. अब हम पढ़ेंगे थर्ड नोटवर्दी पॉइंट, जो कि है, जो बताता है इट इज इमटेरियल दैट द मदर वाज मैरिड और नॉट एट द टाइम ऑफ कंसेप्शन. मतलब कंसेप्शन के टाइम पे मदर मैरिड है या नहीं है दैट इज इररेलेवेंट. रेलेवेंट क्या है, बच्चे को लेजिटिमेट मानने के लिए या तो वो ड्यूरिंग द कंटिन्यूएंस ऑफ वैलिड मैरिज हुआ हो, या वो फ्रॉम 280 डेज फ्रॉम विदिन 280 डेज फ्रॉम डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज हुआ हो उसका जन्म. ठीक है. तो बेसिकली वो इमटेरियल है कि वो उस समय कंसेप्शन के टाइम पे मैरिड थी या नहीं.
मटेरियल ये है कि वो बर्थ के टाइम पे वैलिड मैरिज होनी चाहिए, बर्थ के टाइम पे वो मैरिड होनी चाहिए, ठीक है। तो कंसेप्शन से कोई इंपॉर्टेंस नहीं है यहाँ पे, बस से हमको ये समझ आता है। अगेन द फोर्थ पॉइंट इज द ओनली वे टू rebut द presumption अंडर सेक्शन 112 इज द प्रूफ ऑफ नॉन एक्सेस बिटवीन द पार्टीज टू मैरिज। ये भी क्लियर है कि अगर पार्टीज आपस में ये प्रूव कर देती हैं कि उन दोनों के बीच में कोई एक्सेस के कोई सवाल ही नहीं उठते, दोनों के पास कोई अपॉर्चुनिटी ही नहीं थी फिजिकल एक्सेस की, फिजिकल इंटरकोर्स की, तो उस केस में अगर आप ये प्रूव कर देते हैं तो फिर आप इस प्रिजम्पशन को रीबट कर सकते हैं। अदरवाइज इट विल बी प्रिज्यूम्ड, इट शैल बी प्रिज्यूम्ड दैट if the child is born during continuance of valid marriage, he is a legitimate child. If the child is born within 280 days from dissolution of marriage, then the child is legitimate. Now, अब नॉन एक्सेस जो वर्ड यहाँ पे इस सेक्शन में यूज हुआ है वो क्या इंप्लाई करता है? तो that word implies non-existence of opportunity for physical intercourse. Alright, so mere proof that wife was living in adulterous relationship with some other person is no evidence of non-access by husband. अगर हस्बैंड सिर्फ ये दिखा देता है कि जो वाइफ है वो एडल्टरस रिलेशनशिप में है, वो किसी और के साथ भी संभोग कर रही है, तो उस केस से उससे हस्बैंड का कोई नाता नहीं है। यहाँ पर हस्बैंड यहाँ पर उस ग्राउंड से नॉन एक्सेस प्रूव नहीं कर सकता। नॉन एक्सेस में उसको ये प्रूव कराना है कि एट द पॉइंट ऑफ कंसेप्शन, एट द पॉइंट ऑफ डेट ऑफ कंसेप्शन, ही डिड नॉट हैव एनी अपॉर्चुनिटी फॉर फिजिकल इंटरकोर्स विथ हर, विथ हिज वाइफ, ठीक है। So this is what about this is why important this term is non-access. Now the fifth point is it may be noted that an admission by a wife that the child is illegitimate is admissible in evidence. So basically अगर wife खुद ही admit कर लेती है that the child is illegitimate, then that is admissible in evidence. So this was again an important point कि husband अगर admit करता है that is not relevant, that is immaterial, that is not admissible. What is admissible is the admission by wife that the child is illegitimate. That is considered as that can be admissible as an evidence. So this was all about section 112. अगर आपको वीडियो पसंद आई है then hit the like button and do subscribe our channel. Also hit the bell icon for regular updates. Goodbye. Thank you.